Hi students, good morning and I hope that you all are very fine. As you know, I have completed our 3 chapter of economics, development, sector of economics and money and credit. And these 3 are the chapters which will be in your syllabus in exam 2020-21. Look here, now I am going to teach you a new chapter of your geography, which name is resource and development. Resources and development. हिंदी में कहें तो संसाधन और विकास. रिसोर्सेज मतलब होता है संसाधन और डेवलपमेंट मतलब विकास. You all know that our nature has given us so many things. आप सब जानते हैं कि हमें प्रकृति ने बहुत सारी चीजें दी. हमारा जो नेचर है ना, आसपास का एनवायरमेंट, उससे हमको बहुत सारी चीजें मिलती है. आप बोलोगे क्या क्या मिलता है? बहुत सारी चीजें नेचर ने हमको दी है. सॉइल, मिट्टी कहां से आई? किसने बनाई? नेचुरल प्रोसेस जो है उससे सॉइल बनी, मिट्टी बनी. हमने 8वीं कक्षा में पढ़ा भी है. और क्या? विंड, हवा. और क्या? वाटर, पानी. और क्या? मिनरल्स, खनिज. और न जाने कितनी कितनी चीजें हमें हमारे इस प्रकृति ने हम सबको दी. एंड दोज ऑल थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डेवलपमेंट प्रोसेस. और वो जितनी भी चीजें हैं वो हमारे विकास में बहुत ज्यादा महत्व रखती है. बहुत ज्यादा. आप कहोगे कैसे? ध्यान से सुनना. सोचिएगा, इफ देयर is absence of coal, then how can we drive our rails, trains और our factories? सोचिए, अगर इस प्रकृति में कोयला नहीं होता तो हम हमारी ट्रेनें किससे चलाते? हमारी फैक्ट्रीज किससे चलाते? समझ रहे? If there is the absence of soil, then how we can cultivate, हम खेती कैसे करें? अगर मिट्टी नहीं होती, कर सकते थे क्या? बिना मिट्टी के आप पौधे सोच सकते हो, खेती सोच सकते हो? तो ये जो साधन प्रकृति ने हमें बहुत सारे साधन दिए, खनिज दिए हैं, लोहा, कोयला, एल्यूमिनियम, बहुत मिट्टी दिए, हवा दिए, पानी दिए, ऑक्सीजन दिए, सोलर एनर्जी दिए, गोबर, पशु वगैरह दिए, गोबर दिया है, पेड़ पौधे, जंगल दिए. ये सारी चीजें हमें प्रकृति ने दी. एंड थ्रू द हेल्प ऑफ दीज ऑल थिंग्स ह्यूमन हैज बीन डूइंग इट्स डेवलपमेंट. और इन सब चीजों के माध्यम से मानव समाज जो है वो अपना विकास कर रहा है, धीरे धीरे विकास कर रहा है. एंड वी कैन नॉट इमेजिन आवर डेवलपमेंट विदाउट दिस नेचुरल सोर्सेस. और हम इन प्राकृतिक साधनों के बिना हमारे विकास के बारे में कतई बात नहीं कर सकते. हमारा विकास संभव ही नहीं है. समझे आप? So all those things which are given by the nature and which are important in the development of human being, all those things are called resources. Resources. वो सारी चीजें जो हमें प्रकृति ने दी और जो मानव के विकास में महत्वपूर्ण है, जरूरी है,
उन सारी चीजों को हम क्या कहते हैं? रिसोर्सेज, संसाधन। बिकॉज इफ there is absence of resources, then we can संसाधनों की हम विकास की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैंने कहा रिसोर्सेज आर दोज थिंग्स विच आर गिवन बाय द नेचर एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर डेवलपमेंट। अच्छा, तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात ये भी आती है कि रिसोर्सेज आर जस्ट ओनली गिवन बाय द नेचर। There are few resources available which are created by the human being, or you can say that human being itself is created by the natural phenomena। और स्वयं मानव जो है वो भी तो प्रकृति की ही उत्पत्ति है। हम कहाँ से पैदा हुए? नेचर से, समझे आप? तो ह्यूमन बीइंग इटसेल्फ इज अ नेचुरल रिसोर्स। मानव जो है वो खुद भी एक नेचुरल रिसोर्स है। एंड यू ऑल नो दैट द ह्यूमन बीइंग इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स ऑफ द वर्ल्ड। मानव जो है ना, ह्यूमन बीइंग मतलब मानव जो है ना, वो दुनिया का सबसे बड़ा रिसोर्स है। क्यों? कल्पना कीजिए, अगर इस पृथ्वी पर मानव नहीं होता तो क्या होता? क्या होता? क्या आपकी बैल अपने आप खेती कर रहे होते क्या? क्या हाथी पेड़ों को इधर से उधर ले जा रहे होते क्या? लकड़ी को इधर से उधर ले जा रहे होते क्या? क्या घोड़ा इधर से उधर परिवहन के लिए रोड बना रहा होता क्या? नहीं होता ना। ह्यूमन बीइंग इज ओनली क्रिएचर ऑन दिस अर्थ हु हैज बीन यूजिंग ऑल दीज सोर्सेज विच आर गिवन बाय द नेचर। इस पृथ्वी पर मानव समुदाय ही ऐसा समुदाय है जो प्रकृति के द्वारा दिए गए संसाधनों का उपयोग कर रहा है। इसके अलावा कोई नहीं कर रहा, इसके अलावा। तो इसीलिए मैंने कहा कि ह्यूमन बीइंग इटसेल्फ इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स, बिकॉज विदाउट ह्यूमन बीइंग यू कैन नॉट एक्सेप्ट द डेवलपमेंट ऑफ दिस अर्थ। मानव के बिना आप इस पृथ्वी के विकास की चर्चा नहीं कर सकते। तो ह्यूमन बीइंग भी नेचुरल रिसोर्सेज, और प्रकृति ने जो हमको ये पेड़ पौधे दिए, पादप दिए, पक्षी दिए, जानवर दिए, खनिज दिए हैं, मिट्टी दिए, पहाड़ दिए हैं, नदियाँ दिए, हवाएं दिए, ये सारे के सारे क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज है, क्योंकि ये हमारे विकास में महत्वपूर्ण है। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो है टाइप ऑफ रिसोर्सेज। टाइप ऑफ रिसोर्सेज, आइए जाने संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। चलिए ना देखते हैं संसाधनों के प्रकार। प्लीज ओपन योर फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट एंड ओके, लुक हियर, टाइप ऑफ रिसोर्सेज। टाइप ऑफ रिसोर्सेज, this is your figure 1.2 in which the classification of resources is given. All of first we can classify our resources in two parts. Natural resources. Natural resources are those resources which are given by nature. And human itself is a resources. Actually क्या है, human जो है वो सारा विकास का दारोमदार, विकास का सारा काम जो है वो ह्यूमन करता है। तो हमने इसको ह्यूमन रिसोर्सेज को बिल्कुल अलग से एक सेपरेट कर दिया। सो देयर आर टू रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज विच आर डायरेक्टली गिवन बाय द नेचर, जो प्रत्यक्ष तौर पर नेचर के द्वारा दिए गए, और ह्यूमन रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज जो मानव बनाता है, मतलब मानव का कुछ न कुछ इंटरफेरेंस है। जैसे सड़क बना रही तो सड़क क्या है? ह्यूमन रिसोर्स है। मकान बनाए, बिल्डिंग बनाई, ऑफिसेज बनाए, पुल बनाए, रेलवे लाइन बनाई, ये सारे क्या है? ह्यूमन रिसोर्स। हम सबसे पहले चलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज में। नेचुरल रिसोर्सेज आर, देयर आर टू टाइप, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। ध्यान से सुनना, रिन्यूएबल, RE न्यू NEW एबल ABLE, रिन्यूएबल, those resources which can be renewed,
वो संसाधन जिनको पुनः बनाया जा सकता है, पुनः बनाया जा सकता है, मतलब वो खत्म नहीं होते, बाकी रीन्यू हो जाते हैं, फिर से उनका निर्माण किया जा सकता है, उनको हम कहते हैं रीन्यूएबल रिसोर्सेज। जैसे कंटिन्यूअस फ्लो, कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो कंटिन्यूअस फ्लो उनका रहता है, वो जो हमेशा बहते रहते हैं। जैसे विंड्स, आप जानते हो कि हवाओं से हम पवन चक्की चलाते हैं। पवन चक्की जब हवाओं से हम चलाते हैं तो पवन चक्की से बिजली बनती है, तो क्या हवाओं का रोटेशन बंद हो जाता है? क्या हवाओं का फ्लो बंद हो जाता है? क्या हवाएं तो चलती रहेंगी, हवा रुक थोड़ी ना जाएगी कि अब एक बार पवन चक्की चल गई, अब इसलिए बिजली बन गई, इससे अब हवा नहीं चलेगी, ऐसा तो नहीं होता। देयर रिमेन अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ विंड्स एंड इट हैज बीन फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स और द लेक ऑफ ईयर्स, और ये जो क्रम है वो हजारों लाखों सालों से चलता आ रहा है, कभी हवाएं रुकी नहीं। तो हम क्या कहेंगे? हवाओं का जो चलना है, द फ्लो ऑफ विंड इज द रीन्यूएबल रिसोर्सेज। सेम द वाटर रिसोर्सेज, पानी जो नदियों में, रिवर्स में बहता है, उससे आपको पता होगा कि बिजली भी बनाते हैं, नदियों के पानी से बिजली बनाते हैं। एक बार बिजली बन गई, पानी चला गया, लेकिन रिसाइकल होकर के वो वापस आएगा, वापस बारिश होगी, वापस उन नदियों में पानी आएगा, आता है ना। दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूअस फ्लो, लगातार प्रवाह। और लगातार प्रवाह के कारण, लगातार प्रवाह के कारण हम उन रिसोर्सेज का उपयोग बार बार कर सकते हैं, बार बार उस पानी से बिजली बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि बारिश होगी, नदी में फिर पानी आएगा, बिजली बनती रहेगी। हवा चलेगी, बिजली बनाई, हवा रुकेगी नहीं, फिर चलेगी। These are renewable continuous flow resources. Second is renewable resources जो होते हैं उनमें बायोलॉजिकल रिसोर्सेज भी आते हैं। बायोलॉजिकल रिसोर्सेज मतलब मोस्टली दोज रिसोर्सेज विच आर लिविंग क्रिएचर, वो सब संसाधन जो लिविंग क्रिएचर है, लिविंग क्रिएचर बोले तो हाँ, जीवित हैं, जो संसाधन जीवित हैं उनको हम क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। देखो, इनका फ्लो नहीं होता, लेकिन ये रिन्यूएबल है, इनको वापस निर्माण कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टू टाइप ऑफ बायोलॉजिकल रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नेचुरल वेजिटेशन मतलब फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। एंड यू नो दैट द रिन्यूएशन इज be possible in both of these resources. नेचुरल वेजिटेशन को भी आप रिन्यू कर सकते हो, जंगल कट गए, लेकिन उन जंगलों को पुनः पैदा किया जा सकता है, कर सकते हैं ना, थोड़ी मेहनत पर लगेगी, एफर्ट्स लगेंगे, लेकिन उन्हें पुनः पैदा किया जा सकता है। इसीलिए ये बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं। वो कैसे रिसोर्सेज है? रीन्यूएबल। सेम वाइल्ड लाइफ, जंगली जीवन, जंगल का जीवन, वाइल्ड लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, आप सुन रहे होंगे लायंस आर ऑलमोस्ट गोइंग टू डिसअपियर, शेर जो हैं वो लगभग खत्म होने वाले हैं, लेकिन उनको रीजनरेट किया जा सकता है, उनको रीजनरेट, पुनः उनका निर्माण किया जा सकता है। कैसे कर सकते हैं? हम उनके लायंस वगैरह जो हैं उनको पुनः उनकी संख्या को, उनको कंजर्व करके और उनकी संख्या को बढ़ा करके उनको रिन्यू कर सकते हैं। तो सो दिस रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर टू टाइप ऑफ कंटिन्यूअस फ्लो लाइक विंड्स एंड वाटर, एंड बायोलॉजिकल फ्लो, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज लाइक नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। बट नेचुरल रिसोर्सेज आर टू टाइप, रिन्यूएबल तो बता दिया, नॉन रिन्यूएबल मतलब ऐसे रिसोर्सेज जिनको हम पुनः बना नहीं सकते, पुनः उनका निर्माण नहीं कर सकते। दोज रिसोर्सेज आर रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जिनको पुनः नहीं बना सकते। जैसे जमीन के अंदर कोयला भरा पड़ा है, लेकिन ये अनुमान है, दिस इज द assumption that after 40 years there will be no coal under the earth. पृथ्वी के नीचे, धरातल के नीचे 40 साल बाद कोई कोयला नहीं मिलेगा।
और कोयले को बना भी नहीं सकते। आपको पता है कोयला कैसे बनता है? हजारों सैकड़ों साल लाखों सालों तक जब ये नेचुरल वेजिटेशन जो है, जंगल जो है, वो पृथ्वी के नीचे दबे रहते हैं, पृथ्वी के नीचे दबे रहते हैं, तो धीरे 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 वो लकड़ी जो है वो कोयले में बदल जाती है। मतलब 1-2 सालों में तो नहीं होता, इसको होने में क्या होता है, कई साल लग जाते हैं, कई साल लग जाते हैं। तो इसका मतलब ये जो कोल है वो कौन सा रिसोर्स है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। इसका मतलब इसको पुनः निर्माण नहीं कर सकते। दिस नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर, तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है वो हैं जिनको हम पुनः निर्माण नहीं कर सकते। दिस नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर, देयर आर 2 टाइप, रिसाइक्लेबल एंड नॉन रिसाइक्लेबल। 2 तरीके के होते हैं, रिसाइक्लेबल और नॉन रिसाइक्लेबल। अब आप कहोगे साहब ये कौन सी बला आ गई? ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से। रिन्यूएबल और रिसाइक्लेबल में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, पूछता रिन्यूएबल रिसोर्सेज है और लिख आते हैं रिसाइकल। दोनों में अंतर है। रिन्यूएबल जो नेचर के द्वारा अपने आप रीन्यू हो जाते हैं, और रिसाइक्लेबल जिनको हम रिसाइकल करते हैं। जैसे इफ यू आर हैविंग आयरन बकेट इन योर हाउस, अगर आपके घर में लोहे की बाल्टी है और उसके अंदर कुछ छेद हो जाता है या वो बाल्टी टूट जाती है, तो आपकी मम्मा क्या करेगी? छत पे रखे आएगी या कहीं पर फेंके आएगी। उसके बाद क्या होगा? वो बाल्टी लोहा जो है वहां पर पड़े पड़े खराब हो जाएगा, बारिश में धूप में सड़ जाएगा, सड़ जाएगा ना। वो लोहा कहां से निकाला था? जमीन में से। उससे फिर बाल्टी बनाई थी और वो लोहा सड़ गया। अब वो लोहा वापस नहीं बन सकता, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रिसाइकल। वहां उसके पुनः चक्रीकरण, रिसाइकल मतलब हिंदी में बोलते हैं पुनः चक्रीकरण की एक संभावना है। कैसे? सुनना। उसी बाल्टी को आपकी मम्मी ने लखन भंगार वाले को बेच दिया, लखन भंगार वाले ने एक फैक्ट्री में बेच दिया, और फैक्ट्री वाले ने क्या किया? उस बाल्टी से कोई नई चीज बना दी। उस लोहे को गलाया, छेद तो था बाल्टी में, उस लोहे को गलाया, लोहे को गलाने के बाद में हो सकता है उससे कुछ नई चीज बना ली, कोई पतरा बना दिया, कुछ और चीज बना दी, लोहे की कील बना दी। तो अब वो जो लोहा खत्म हो गया था, वो लोहा खत्म तो नहीं हुआ ना, वो वापस रीन्यू हो गया ना, हुआ कि नहीं हुआ? सॉरी, वापस रिसाइकल हो गया ना, उसका पुनर्निर्माण हो गया ना। इसका मतलब हमने अब पृथ्वी में से उतने लोहे को निकालने की बचत कर ली। क्या कर ली? बचत कर ली। पहले वो लोहा मम्मी ने छत पर रख दिया तो वो सड़ गया, गल गया, खराब हो गया, लेकिन अगर उसको लखन भंगार वाले को दिया तो वो क्या हो गया? वापस से रिसाइकल हो गया, हमने उसका पुनः उपयोग कर लिया। और इस तरह से हम संसाधनों को, हाँ, हम संसाधनों को बचा भी सकते हैं। वो लोहा जो जमीन में है वो 40 साल 50 साल बाद खत्म हो जाएगा अगर हम इसी तरह से उपयोग करते रहे, लेकिन अगर हमने इसका पुनः चक्रीकरण कर दिया, रिसाइक्लेबल कर दिया, तो हम उसको कुछ समय के लिए संरक्षित कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। समझ गए इस बात को? चलेगा। नॉन रिसाइक्लेबल रिसोर्स, देयर आर फ्यू रिसोर्सेज इन अंडर आवर अर्थ विच आर नॉन रिसाइक्लेबल। इस जमीन की धरातल के नीचे कुछ संसाधन ऐसे हैं जो नॉन रिसाइक्लेबल है, मतलब जिनका पुनः उत्पादन नहीं कर सकते, पुनः उत्पादन। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोल, कोयला, कोयले से ट्रेन चलाते हो, चूल्हे भी जलाते हैं, बिल्कुल सही बात बोल रहे हो आप, चूल्हे जलाते हैं, ट्रेन चलाते हैं, फैक्ट्रियां चलाते हैं, बिजली घर चलते हैं, समझ हो ना, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी जिसको बोलते हैं, थर्मल प्लांट जहां पर कोयले से बिजली बनती है, थर्मल प्लांट। लेकिन जरा सोचो, कोयले के जलने के बाद क्या बचता है? राख, आशेष। अब उस आशेष से आप क्या कर सकते हो? क्या वापस कोयला बना सकते हो? क्या? लोहे की बाल्टी तो टूट गई थी तो उससे वापस हमने नई चीज बना दी,
कोयले से वापस राख बनी, क्या वापस उससे कोयला बना सकते हो क्या? दैट इज द नॉन रिसाइकेलेबल रिसोर्स। तो वो कोयला क्या हो गया? नॉन रिसाइकेलेबल रिसोर्स, उसका पुनर्निर्माण नहीं कर। सेम लाइक द पेट्रोलियम, देखो यहां क्या लिखा है? फॉरेस्ट फ्यूल्स, सॉरी फॉसिल्स फ्यूल्स। फॉसिल्स फ्यूल्स किसको बोलते हैं? फॉसिल्स बोलते हैं जीवावशेष। जीवावशेष मतलब जब जीव जंतु पादप मर जाते हैं तो उनके जमीन में जो अवशेष होते हैं उनको बोलते हैं फॉसिल्स। क्या बोलते हैं? फॉसिल। और उन फॉसिल्स से जो फ्यूल्स मिलते हैं, फ्यूल्स मतलब ईंधन, उनको हम बोलते हैं फॉसिल्स फ्यूल। तो मैंने बताया लकड़ी के दबने से कोयला बनता है। इसी तरीके से मैराइन क्रिएचर, मैराइन मतलब समुद्री, क्रिएचर मतलब जीव जंतु जब दब जाते हैं तो उनसे पेट्रोलियम मिलता है, पेट्रोलियम बनता है। पेट्रोलियम मतलब पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सब काला काला गाढ़ा पदार्थ निकलता है जमीन में से, जिसको हम पेट्रोलियम कहते हैं। और वो जो पेट्रोलियम है ना, उससे फिर हम पेट्रोल अलग करते हैं, डीजल अलग करते हैं, केरोसिन अलग करते हैं, पैराफिन अलग करते हैं, मोम अलग करते हैं, डामर अलग करते हैं, बहुत सारी चीजें उस पेट्रोलियम काले काले तरल द्रव से निकलती है। बट द क्वांटिटी ऑफ पेट्रोलियम इज लिमिटेड अंडर द ग्राउंड। जमीन के नीचे इस पेट्रोलियम की जो लिमिट है, एक लिमिट है, ऐसा नहीं कि बहुत सारा पेट्रोलियम है। And after about 40 years, our earth will be totally empty. Means there will be absence of petroleum under the ground. एक assumptions ये कहता है, एक अंदाजा ये कहता है कि लगभग 40 से 45 साल बाद इस पृथ्वी के नीचे से पेट्रोलियम खत्म हो जाएगा। अब आप कार में पेट्रोल डालते हो, उससे धुआं निकलता है, क्या उस धुएं से वापस पेट्रोल निकाल सकते हो? नहीं ना। तो वो क्या है? नॉन रिसाइकलेबल। रिसाइकलेबल जिसका एक बार उपयोग कर दिया, वंस यू यूज एंड यू कैन रिसाइकल दैट थिंग, दैट इज द रिसाइकलेबल रिसोर्सेज, एंड इन आफ्टर वन टाइम यूजेज यू कैन नॉट बी एबल टू रिसाइकल दैट थिंग, दैट इज द नॉन रिसाइकलेबल रिसोर्स। एक बार उपयोग करने के बाद आप दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हो तो वो नॉन रिसाइकलेबल है। जैसे कोयला, पेट्रोल, पेट्रोल को एक बार उपयोग कर दिया, आप वापस पेट्रोल नहीं बन सकता उसका, समझ रहे हो? तो देयर आर टू टाइप ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, रिसाइकलेबल रिसोर्सेज जिनका पुनः चक्रीकरण हो सके, नॉन रिसाइकलेबल रिसोर्सेज जिनका पुनः चक्रीकरण नहीं हो सके। ठीक है, आइए हम चलते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में। किसमें? ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब मानव संसाधन। देयर आर टू टाइप ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशन। स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशन, स्ट्रक्चर, रोड स्ट्रक्चर, रेलवे स्ट्रक्चर, बिल्डिंग स्ट्रक्चर, ऑफिसेस, these all are the structures and institutions which are called human structure of resources। समझ रहे? ये मानव द्वारा गढ़े गए संसाधन है। आपके रोड है, रेलवे लाइन है, बिल्डिंग है, ऑफिसेज है, ये सब क्या है? स्ट्रक्चरल एंड इंस्टीट्यूशनल रिसोर्स। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज क्वांटिटी एंड क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स। The quantity means how many number of people are living in a particular area। कितने लोग एक निश्चित क्षेत्र में रह रहे हैं, वो है ह्यूमन क्वांटिटी। वो क्या है? ह्यूमन क्वांटिटी। एंड द क्वालिटी, एजुकेशन, हेल्थ सिस्टम एंड लिविंग स्टाइल, These are the quality of the human resources। देखो, क्वांटिटी का मतलब है संख्या। आपके गांव में कितने बच्चे कितने लोग रह रहे हैं? 7-10,000 लोग रह रहे हैं, तो वो है क्वांटिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ योर विलेज। आपके गांव में ह्यूमन रिसोर्सेज की क्वांटिटी। और क्वालिटी, उनमें से कितने पढ़े लिखे हैं, कितने इंजीनियर हैं, कितने डॉक्टर हैं,
कितने टीचर हैं और उनकी क्वालिटी क्या है, उनकी क्वालिटी क्या है, किस लेवल की क्वालिटी का रिसोर्स है। लकड़ी बहुत सारी है पर लकड़ी की भी क्वालिटी होती है, एक नीम की लकड़ी है, एक चंदन की लकड़ी है, आप किसको प्रीफर करोगे। हाँ, ये भी बात सही बोली कि जहां जिस चीज की काम आएगा वहीं पर उसका प्रीफर करेंगे। चंदन की लकड़ी का यूज अलग है तो वहां उसका। लेकिन जब ह्यूमन रिसोर्स की बात करते हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हो आपने कि भैया नीम की लकड़ी सब अलग जगह काम आएगी, चंदन की लकड़ी अलग जगह काम आएगी। लेकिन जब ह्यूमन रिसोर्स की बात करते हैं तो क्वांटिटी इज द मैटर, क्वांटिटी महत्वपूर्ण है, बट क्वालिटी हैज एक्सट्रीमली मैटर। क्वालिटी जो है उसका बड़ा ज्यादा महत्व है। कैसे मैं बताता हूं, अगर आपको एक पुल बनाना है, एक पुल बनाना है और वहां पर 2000 से ज्यादा मजदूर आपने लगा दिए और 200 इंजीनियर लगा दिए और 200 इंजीनियर के साथ में 200 मजदूर लगा दिए, मतलब कुल 400 लोग लगाए। एक पुल बनाना है, एक पुल पर आपने 2000 मजदूर लगा दिए और एक पुल पर 200 मजदूर और 200 इंजीनियर बना दिए, लगा दिए। कौन सा पुल जल्दी बनेगा, पहले वाला दूसरे वाला? दूसरे वाला। क्यों? इंजीनियर साथ में, इंजीनियर मतलब क्वांटिटी, सॉरी क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन एफिशिएंसी। अगर ये क्वालिटी होगी साथ में तो काम जल्दी होगा, सुगमता से होगा और अच्छा होगा। पुल तो वो 2000 मजदूर भी बनाएंगे लेकिन उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होगी, इतना जल्दी काम नहीं होगा और मेहनत भी उसमें ज्यादा लगेगी। So human resources are two type of resources, structures and quantity and quality. Structures बोलते हैं किसको, किस तरह का, ये रोड्स है, रेलवे लाइन्स है, ये सारे ह्यूमन रिसोर्स। तो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन फिगर 1.2। नेचुरल, टू टाइप ऑफ नेचुरल, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। There are two type of renewable, continuous flow like wind and water and biological resources like natural vegetation and wildlife. And natural non-renewable resources, there are two type of natural non-renewable resources. First, recyclable resources and second, non-recyclable resources. And if you go towards the human resources, because human is a extraordinary creature of this world, so we classify it in human resources as human resources, and there are two type of human resources, structures and institution, and quantity and quality. And quantity and quality is a great matter while we speak about the development. So it is enough for today. Yesterday I will tell you further information about this chapter. Thank you very much.